डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी आज हम डिस्कस करेंगे। 6th यूनिट। इसमें हमें पढ़ना है प्लांट फाइबर्स यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग। प्लांट से हमें कुछ फाइबर्स मिलते हैं जो कि ड्रेसिंग के लिए हम यूज करते हैं। इनके बारे में हमें पढ़ना है कि इनके सोर्सेस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम इनको कैसे इनके एवेल्यूशन कर सकते हैं, और इनके मेडिसिनल यूजेस क्या हैं। मतलब इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिकल फील्ड में हम इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है। इस यूनिट में हमें पढ़ना है सिल्क क्या होता है, वूल क्या होता है, रीजनरेटेड फाइबर क्या होते हैं, ये सब हमें पढ़ना है। ठीक है। सिल्क क्या होता है, वूल क्या होता है, रीजनरेटेड फाइबर्स क्या होते हैं, ये हमें पढ़ना है इसमें। सुचर्स क्या होते हैं, कटजेट क्या होते हैं, लिगेचर क्या होते हैं, है ना। और इस यूनिट से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे राइट केमिकल टेस्ट फॉर वूल, वूल को हम कैसे केमिकली आइडेंटिफाई करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिस्कस द फाइबर यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है, और इसमें जो हम फाइबर यूज करते हैं उनको डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं। व्हाट आर फाइबर्स, फाइबर्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, गिव द प्रिपरेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन, है ना। एब्जॉर्बेंट कॉटन की यहाँ पर प्रिपरेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको कैसे तैयार किया जाता है जिससे हम उसको मेडिकल फील्ड में यूज कर सकें। तो सबसे पहले हमें समझना है कि सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है। ठीक है। देखो बेटा, हमारी बॉडी में स्किन हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है। हमारे आसपास इन्वायरमेंट में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट इंटर नहीं कर पाते हैं, है ना। हमारी बॉडी में वो डायरेक्ट इंटर नहीं कर पाते क्योंकि फिजिकल बैरियर्स हैं, है ना। जैसे हमारे नोज में हेयर्स हैं, है ना, हमारे ईयर में वैक्स सिक्रीट होता है, हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस सिक्रीट होता है ना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। ठीक है। उसको ब्लड तक पहुंचने के लिए कुछ बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है और वो बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है। जैसे हमने यदि माउथ से कोई ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर चला गया तो वो हमारे ब्लड में इसलिए नहीं जा पाएगा क्योंकि एसिड होता है हमारे स्टमक में, और एसिड से उसको मारने की कोशिश करेगा हमारी बॉडी, तो वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में नहीं जा पाएगा। जो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में आ गया वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि खून का दौरा हर समय पूरे शरीर में खून दौड़ता है। हर समय हमारे शरीर के हर पार्ट में खून दौड़ रहा है, ब्लड की सप्लाई हो रही है। और यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में आ गया तो वो सर्कुलेशन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, और बॉडी में यदि वो स्प्रेड हो गया तो इन्फेक्शन कॉज करेगा। और इन्फेक्शन जब बढ़ जाएगा तो इन्फेक्शन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकता है, जानलेवा हो सकता है। इन्फेक्शन जान भी ले सकता है। और इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म जब स्प्रेड करते हैं तो वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू हमारी बॉडी में आते हैं। पानी से आएंगे, हवा से आएंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स होते हैं। कभी स्किन पे कट लग जाए और स्किन का कोई पार्ट ओपन हो जाए, खुल जाए, ठीक है, तो वहां पर यदि पानी संपर्क में आएगा, हवा संपर्क में आएगी, या वहां जब हम हाथ लगाएंगे तो वहां से क्या हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने की संभावना बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। और ये जो स्किन कट लगा है इसको हम कहते हैं इंजुरी, टिश्यू इंजुरी। और इस इंजुरी में यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाए तो ये हो जाता है इन्फेक्शन। और जब इन्फेक्शन होता है तो वहां पर हमारे बॉडी के जब एंटीबॉडीज फाइट करती है तो पस का फॉर्मेशन होगा, है ना। वहां से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो जो वुंड का माउथ होता है, जहां से पस निकल रहा है ना, जहां पर होल का फॉर्मेशन हो गया है, तो वो जो वुंड है उसको कवर करना जरूरी है या नहीं, उसको कवर करना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा होगा कभी उंगली कट जाती है तो हम उस पे बैंडेज चिपका लेते हैं,
तो बैंडेज के चिपकाने से बेटा होता क्या है, हमने उस उंगली, कटी हुई उंगली पे बैंडेज चिपका ली, तो बैंडेज चिपकाने से वो कवर हो गई, है ना। अब वो कवर हो गई तो वहां पर एयर से कोई ऑर्गेनिज्म अटैक कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, है ना। थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी है तो वो भी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारे वुंड को, हमारे घाव को, हमारी चोट को, हमारे फोड़े को, हमारी इंजुरी को प्रोटेक्शन मिलेगी या नहीं, मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी या नहीं। और वो सुरक्षा हमें कौन देगा, सर्जिकल ड्रेसिंग। ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, जब किसी को फोड़ा होता है वो हॉस्पिटल जाता है तो वहां पर जो ड्रेसर होता है, ड्रेसर कौन होता है, जो ड्रेसिंग करता है ना। हॉस्पिटल में ड्रेसिंग का एक चैम्बर होता है जहां पर फोड़े की वुंड की ड्रेसिंग की जाती है ना। ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, फोड़े की साफ सफाई करना। इसके लिए स्टेराइल वाटर यूज किया जाता है ना। एनएस भी यूज कर सकते हैं हम, नॉर्मल सेलाइन वाटर, क्योंकि ये स्टेराइल फॉर्मुलेशन में आता है। स्टेराइल मतलब फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए हम इसको स्टेराइल कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन नहीं होता है, क्योंकि जब इसको बनाया जाता है तो इस तरह से इसको बनाया जाता है कि इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना रहे। तो हम इससे वुंड की वॉशिंग करते हैं। वुंड को हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी साफ कर लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो वाटर होता है। और फिर जब हम फोड़े को साफ कर लेते हैं, तो फोड़े की सफाई के बाद में, जैसे हम नहाते धोते और फिर बढ़िया फर्स्ट क्लास कपड़े पहनते हैं ना, तो वैसे ही जब हम फोड़े को नहला धुला देते हैं, उसकी सफाई कर देते हैं, तो हम फोड़े पे क्या है, मरहम लगा के, पट्टी लगा के, कॉटन रख के उस पर पट्टी बांध देते हैं, इसी को हम ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है। तो सर्जिकल ड्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि वुंड पे अप्लाई किया जाता है, प्रोटेक्शन के लिए, हीलिंग के लिए, और फर्दर डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, हीलिंग मतलब होता है किसी चीज का ठीक होना, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ा तो वो डॉक्टर से पूछ सकता है कि मुझे हील होने में कितना समय लगेगा, डॉक्टर कहेगा 15 दिन। पैर में घाव हो गया है तो डॉक्टर से पूछ सकता है कि इस घाव को हील होने में कितना टाइम लगेगा, तो डॉक्टर कहेगा 15 से 20 दिन इसको हील होने में लगेगा। जब तक आपको इसकी केयर करनी है, इसकी देखभाल करनी है, साफ सफाई रखनी है, नहाते वक्त इस पे पानी नहीं लगना चाहिए, इस पे आपके गंदे हाथ नहीं लगना चाहिए, कभी इसमें ईचिंग का सेंसेशन हो तो आपको खुजाना नहीं है, क्योंकि हमारे जो नाखून होते हैं बेटा, इससे हम यदि घाव को खुजा लेंगे, घाव को हम करोचेंगे, है ना, तो इससे क्या होगा, घाव गहरा होते जाएगा। और घाव यदि गहरा होगा तो वो इन्फेक्शन अंदर की तरफ हमारे शरीर में बढ़ेगा। और वो इन्फेक्शन यदि अंदर की तरफ बढ़ेगा तो वो उसके बॉडी में फैलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और किसी फोड़े का यदि ट्रीटमेंट ना हो तो वहां पर कैंसर भी डेवलप हो सकता है। किसी फोड़े को जैसे बार बार आप, ठीक होने वाला है, आप उसको खुजा लो, है ना। वो एक कहावत है ना, खुजा के खत्ता कर लिया। तो आपने उसको खुजा लिया तो फिर बढ़ जाएगा वो, फिर ठीक होने, जब कोई फोड़ा ठीक होने वाला रहता है ना तो वो खुज अंदर से खुजली आती है, खुजान छूटती है। और बस फोड़े को आपने नोचा, फोड़े को आपने करोचा, और जैसे ही आपने उसको करोचा तो फिर और बढ़ेगा, फिर वो धीरे धीरे हील होगा, फिर ठीक होने की कगार पे आएगा वो, फिर आप उसको नोच लोगे। तो ऐसे में वो फोड़ा कभी ठीक नहीं होगा, और वो इन्फेक्शन जो है वो कैंसर भी कॉज कर सकता है। तो फोड़े की साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, उस पे मरहम लगाना जरूरी है, उस पे कॉटन रख के पट्टी लगाना जरूरी है। तो ये जो हम कॉटन यूज कर रहे हैं, पट्टी यूज कर रहे हैं, बैंडेज यूज कर रहे हैं, है ना। किसी ने अपनी तंगड़ी तुड़वा ली, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी भगा रहा है, घुस गया ट्रक में, पैर टूट गए, प्लास्टर लग जाता है ना। अभी जो प्लास्टर लगा है ये भी सर्जिकल ड्रेसिंग में आता है। तो आप समझ रहे हो सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है। सर्जिकल ड्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वुंड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, सुरक्षा दी जाती है, जिससे वुंड की हीलिंग फास्ट हो और वुंड को फर्दर डैमेज ना हो, है ना। जैसे आपको कहीं हाथ पे फोड़ा हो गया है, आपने उसको यदि बैंडेज लगा ली है या आपने उसको पट्टी बांध दी है, तो जब आप सोओगे तो उस पे फ्रिक्शन होगा क्या, नहीं होगा, है ना। कहीं आपका थोड़ा सा हाथ टच हो जाएगा तो पट्टी पे टच होगा वो, ना कि फोड़े पे, तो फर्दर डैमेज भी तो प्रिवेंट होगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के। और सर्जिकल ड्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि कभी ना कभी आप इससे गुजरे होंगे, पट्टी बंधी होगी कभी आपके हाथ पैर में या कहीं बॉडी किसी पार्ट में, बैंडेज आपने लगाई होगी, बैंडेज तो लगी जाती है ना। खाना पकाने के लिए सब्जियां काट रहे हैं और उंगली पे कट लग गया, ब्लीडिंग हो गई। अब यदि वहां बैंडेज नहीं लगाओगे और प्याज को हाथ लगाओगे, मसाले को हाथ लगाओगे, तो कैसा लगेगा,
बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होगा, तो हम बैंडेज लगा के उसको कवर कर लेते हैं। तो वो कवर करने से क्या होगा, उसकी हीलिंग फास्ट हो जाएगी। तो ये होता है बेटा आपका सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल ड्रेसिंग का एग्जाम्पल क्या है आपका, बैंडेज, प्लास्टर, लिंट्स क्या होते हैं। हम्म। आपने देखा होगा जब डॉक्टर फोड़े पे मरहम लगाता है ना, तो एक सॉफ्ट से कॉटन में वो मरहम लगा के उसको फोड़े पे रखता है, उसके बाद पट्टी बांधता है। तो वो जो सॉफ्ट सा कॉटन होता है उसी को हम लिड्स कहते हैं। तो ये सभी सर्जिकल ड्रेसिंग के एग्जाम्पल है ना। जो कॉटन हम यूज करते हैं वो मेडिकेटेड भी हो सकता है, नॉन मेडिकेटेड भी हो सकता है। पैरेंटल रूट से जब इंजेक्शन लगाया जाता है, पैरेंटल रूट यूज किया जाता है, जैसे ग्लूटॉइड मसल पे या बटक्स के मसल्स पे लगाया, तो वहां पर कॉटन में हम थोड़ा सा डॉक्टर स्पिरिट, जिसमें अल्कोहल होता है, उसको लेके हम वहां पर रख लेते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो। और जहां पर भी इंजेक्शन लगाया जाता है वहां पर हम कॉटन से प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं। डॉक्टर स्पिरिट में हम उसको डुबाते हैं और वहां पर उस जगह की प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, और फिर वहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है। और इंजेक्शन वहां जिस जगह पे लगाया जाता है उसका साफ रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो वहां पर गांठ बन सकती है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, रेडनेस आ सकती है। तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए वहां पर कॉटन से सफाई कर ली जाती है। तो सर्जिकल ड्रेसिंग के बहुत सारे उपयोग है ना। तो कहीं पर भी यदि टिश्यू में इंजरी हुई है तो इंजरी की हीलिंग को फास्ट करने के लिए, उसको फर्दर डैमेज से बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उस पे एक कवरिंग चढ़ा दी जाती है, और उसी कवरिंग को हम कहते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है। और इसमें हम यूज करते हैं बैंडेज, प्लास्टर, लिंट्स और कॉटन। और कॉटन भी हमारे मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड हो सकते हैं। मेडिकेटेड मतलब ऐसा कॉटन जिसमें दवाई लगी हो, तो उसको हम मेडिकेटेड कॉटन बोलेंगे। और नॉन मेडिकेटेड कॉटन मतलब, कॉटन को हम हिंदी में रुई भी बोलते हैं, है ना, कपास। ठीक है। और कपास मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं बेटा फाइबर क्या होता है। फाइबर को हम एज अ सर्जिकल ड्रेसिंग यूज करते हैं। फाइबर मतलब धागा, थ्रेड, है ना। जूट की रस्सी देखी होगी आपने, है ना। धागा, धागे का डायमीटर बहुत कम होता है, लेंथ बहुत ज्यादा होती है, लंबाई ज्यादा होती है और उसका व्यास बहुत कम होता है। तो धागा जब बहुत सारे धागे आपस में मिलते हैं तो उससे रस्सी बन जाती है ना। रस्सी क्या होती है, छोटे छोटे धागों का समूह होती है। जूट की रस्सी होती है, सन की रस्सी होती है ना। तो ये रस्सी हमें कहाँ से मिलती है, हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है, मिनरल सोर्सेस से मिलती है, प्लांट से मिलती है ना। होम मैनमेड भी होती है, सिंथेटिक, मानव जनित, मनुष्य जो बनाता है ना। अब ये थ्रेड आपका मेटल का भी हो सकता है, ये थ्रेड आपका ग्लास का भी हो सकता है। ठीक है। तो हम उन फाइबर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे मेडिकल फील्ड में हम यूज करते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। तो ये जो फाइबर होते हैं बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं और ये नॉन न्यूट्रिएंट्स नेचर के होते हैं। ठीक है। जैसे डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं जो हम डाइट में कंज्यूम करते हैं। ठीक है। अब डाइटरी फाइबर जो होते हैं वो हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, लेकिन फिर भी हमारे स्टमक के लिए वो बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे बेटा फाइबर्स होते हैं जो डाइजेस्ट हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, बायोडिग्रेडेशन जिनका नहीं होता है। ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं ये। और ये थ्रेड लाइक, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो ये आप समझ गए फाइबर क्या होता है ना। और फाइबर हमें कहाँ से मिलता है बेटा, प्लांट सोर्स से, मिनरल सोर्स से, एनिमल सोर्स से, सिंथेटिक और मैनमेड फाइबर्स। तो प्लांट सोर्स से हमें जैसे सन की रस्सी, बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस, जूट, बनाना, है ना। आपने एक पहेली सुनी होगी, भाई ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, बताओ। कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती। हम्म। शाबाश, केले के पेड़ में बेटा लकड़ी नहीं होती है। तो केले के पेड़ का जो तना होता है, यदि आप उसको बेटा बीच से चीर लो तो वह ऐसा दिखता है, दिखता है ना। ये देखो यहाँ केले के पेड़ लगे हुए हैं, इसी में से किसी भी पेड़ को आप काट लो और उसको बीच से आप लॉन्गिट्यूडनल कट यदि मारोगे तो वह ऐसा दिखेगा। तो इसमें रेशे दिख रहे हैं आपको, है ना। और इन रेशे को यदि निकाल लिया जाए धीरे धीरे करके और सुखा लिया जाए तो इससे रस्सी बन सकती है क्या। हम्म। बन सकती है। ठीक है। तो यही होता है आपका थ्रेड, यही होता है फाइबर। ठीक है।
तो प्लांट से इस तरह से हमें फाइबर मिल जाता है। तो बनाना इसका एग्जाम्पल हुआ। सन से भी हमें फाइबर मिलता है, सन भी एक प्लांट होता है। बैम्बू मतलब बांस, जूट, है ना, तो ये सब प्लांट सोर्सेज हो गए। मिनरल सोर्सेज से हमें एस्बेस्टोस मिलता है। एस्बेस्टोस भी एक प्रकार का फाइबर होता है। और एस्बेस्टोस हम कहाँ यूज करते हैं? आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब्स में जो हीटिंग मेंटल यूज करते हो, हीटिंग मेंटल एक इक्विपमेंट होता है जो फार्मेसी के प्रैक्टिकल में हम हीटिंग के लिए यूज करते हैं। तो उसमें एस्बेस्टोस की जाली लगी होती है, तो वहां पर एस्बेस्टोस यूज होता है। ठीक है, क्योंकि एस्बेस्टोस क्या है, हाई टेम्परेचर पे वो बर्न नहीं होता, जलता नहीं है। जैसे आप रस्सी को यदि आग लगा दोगे तो रस्सी जल जाएगी, लेकिन एस्बेस्टोस का जो फाइबर है उसको आप यदि टेम्परेचर दोगे तो वो जलेगा नहीं, उसके साथ वो खड़ा रह पाएगा, विथ स्टैंड कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए एस्बेस्टोस की जाली उसमें यूज होती है। तो एस्बेस्टोस एग्जाम्पल है आपका मिनरल सोर्स से मिलने वाले फाइबर का। एनिमल सोर्स से हमें क्या मिलेगा? वूल मिलेगा, है ना, सिल्क मिलेगा, और हेयर्स भी हमें मिलते हैं एनिमल से जो कि फाइबर की तरह यूज होते हैं, है ना। आपने देखा होगा सीप के जो बाल होते हैं, है ना, उसके हेयर्स होते हैं, तो सीप के बाल काट लिए जाते हैं, उससे स्वेटर भी बनाई जाती है। तो स्वेटर बनाने के लिए तो हमें फाइबर की जरूरत पड़ती है ना। तो ये सब एनिमल सोर्स से में मिलता है। सिंथेटिक मैन मेड में आता है पॉलीविनाइल, एक्राइलिक और पॉलिस्टर। पॉलिस्टर के आपने लोअर पहने होंगे, बनियान आती है, कपड़े बनते हैं पॉलिस्टर के, है ना। तो ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है जो कपड़े बनाने में यूज किया जाता है। और कुछ मैन मेड में और आता है, जैसे ग्लास फाइबर है और मेटेलिक फाइबर है। तो आपको समझ में आया बेटा फाइबर क्या होता है, फाइबर का क्लासिफिकेशन हमने समझा, कौन से सोर्स से मिल रहा है और उसके एग्जाम्पल क्या है। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है? फाइबर क्या होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है, सर्जिकल ड्रेसिंग के एग्जाम्पल्स क्या है, और इनके सोर्सेस क्या है, और उसके यूजेस क्या है। यूजेस हम आगे अभी और देखेंगे, है ना। फाइबर हमारे लिए बहुत यूजफुल है। स्वेटर बनाने में यूज होता है, कपड़े बनाने में यूज होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने में यूज होता है ना। यदि कहीं किसी को बॉडी में कट लग जाए और उसके टाके लगाना है, तो उसके लिए जो धागा आता है जिसको हम सुचर बोलते हैं, तो सुचर बनाने में उपयोग होता है ना। तो ये बहुत सारे उपयोग है मेडिकल फील्ड में फाइबर के। ठीक है, तो फाइबर का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया, फाइबर की डेफिनेशन आपने समझ ली। अब देखो बेटा, जैसे हम बॉडी की एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, वैसे प्लांट की भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी होती है ना। प्लांट की एनाटॉमी मतलब प्लांट में किस टाइप के सेल टिश्यू पाए जाते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स में आर्टरी और वेन्स होती हैं जिसमें सर्कुलेशन होता है ना। प्लांट में जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम और फ्लोएम से प्लांट में क्या होता है? हम्म, जाइलम और फ्लोएम प्लांट में होता है, जो कि प्लांट में आर्टरी और वेन्स की तरह काम करता है ना। हाँ, ये प्लांट के न्यूट्रिशंस को, मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ना। तो प्लांट की यदि हम एनाटॉमी की बात करें तो प्लांट में 3 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये मैं आपको बेटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो प्लांट सोर्स से हमें जो फाइबर मिलता है वो हमें स्क्लेरेनकाइमा से मिलता है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, है ना, कि हमें प्लांट से जो फाइबर मिलता है वो किस टिश्यू से मिलता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लेरेनकाइमा, है ना। तो ये प्लांट के 3 टाइप्स के टिश्यू होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और इसमें जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये लॉन्ग होता है, थिक होता है, और थ्रेड लाइक धागे जैसा होता है। और यही फाइबर हम प्लांट से कनेक्ट करते हैं। और जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, जो वेल डेवलप्ड प्लांट होते हैं, है ना, उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, प्लांट भी आपके सॉफ्ट, प्लांट में सॉफ्ट वुड भी होती है, हार्ड वुड भी होती है। जैसे सॉफ्ट वुड का एग्जाम्पल क्या है आपका? केले का पेड़। केले के पेड़ का जो तना है वो कितना सॉफ्ट होता है, आप उसको ऐसे तोड़ोगे, धकाओगे तो वो आसानी से मुड़ जाएगा, है ना। वहीं पर हार्डवुड, आप यदि आम के पेड़ को कितना भी मारोगे तो वो नहीं टूटने वाला, क्योंकि उसमें हार्डवुड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये है प्लांट आपका, और ये प्लांट का स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्कोप से देख के बनाया गया है। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हो जाइलम है, फ्लोएम,
फ्लोएम है। बेटा अभी मैं आपको लिंक शेयर करूंगा ना, तब आपको स्क्रीन दिख जाएगी, ठीक है। ओके, बाद में। वस्कुलर टिश्यू है ना। यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू है और डर्मल टिश्यू है। एपिडर्मिस क्या होती है? एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है। तो जो प्लांट होता है, तो प्लांट को जब आप माइक्रोस्कोप से उसकी स्टडी करोगे, तो आप प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर देख सकते हो, प्लांट के टिश्यू का स्ट्रक्चर देख सकते हो। सेल से टिश्यू बनता है, और सेल के बीच में जो स्पेस रहती है, वहां पर भी प्लांट में कुछ फिलर सेल्स पाई जाती हैं, है ना, जिनको हम पैरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। और ये प्लांट को सपोर्ट करती है, और ये लिविंग होती है। पॉलेनकाइमा और पैरेन्काइमा लिविंग नेचर की होती है, और स्क्लेरेन्काइमा जो सेल होती है, वो नॉन लिविंग होती है। मतलब जो फाइबर होते हैं वो डेड होते हैं, जब ये मेच्योर्ड हो जाते हैं तो ये डेड हो जाते हैं, और ग्रोइंग स्टेज में ये भी लिविंग लिविंग में आते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइबर होते हैं, ये डेड पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि सर्जिकल ड्रेसिंग की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज करती है इंडस्ट्री। तो ये हमने यहाँ देखा प्लांट टिश्यू का स्ट्रक्चर, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम, वस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब होती है जो हमारी स्किन भी है, तो स्किन में भी तो तीन लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस। तो ऐसी लेयरिंग प्लांट में भी होती है, ठीक है। तो प्लांट की जो टिश्यू होता है, उसकी जो लेयरिंग होती है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। डर्मल टिश्यू भी बोलते हैं, डर्मा टिश्यू। डर्मा मतलब स्किन, चमड़ी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्लांट टिश्यू का स्ट्रक्चर। पैरेन्काइमा टिश्यू है, कोलेनकाइमा टिश्यू है ना, और स्क्लेरेन्काइमा है। तो स्क्लेरेन्काइमा का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो, इसका डायमीटर कम है और इसकी लेंथ ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये देखो, ये जो सेल के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर इंट्रासेलुलर स्पेस में ही पैरेन्काइमा पाया जाता है, ठीक है। और ये सब प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ देने का काम करता है ना। प्लांट सीधा खड़ा रह सके, प्लांट सरवाइव कर सके, तो उसमें ये सब मदद करते हैं। अब हम एक सर्जिकल ड्रेसिंग को डिस्कस करेंगे, जिसका एग्जाम्पल है कॉटन। कॉटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। कॉटन हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलता है? सीड से मिलता है। सीड मतलब बीज, ठीक है। तो कॉटन का सिनोनिम क्या होता है? इसको हम रॉ कॉटन भी कहते हैं, एड्सॉर्बेंट भी कहते हैं, और हिंदी में इसको हम कपास और रुई कहते हैं। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, है ना। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ कॉटन सीड। कपास के बीज के जो बाल होते हैं, है ना, उन्हीं को हम ट्राइकोम्स कहते हैं। ट्राइकोम्स मतलब बाल। तो कपास के बीच के जो बाल होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइकोम्स, और कपास वही होता है। और ये प्लांट में बीज के आसपास क्यों पाया जाता है? ताकि ये बीज को प्रोटेक्शन दे सके, है ना। और प्रोटेक्शन के साथ साथ, जब ये बीज जब ये बीज मतलब कहीं हवा के संपर्क में बाहर जाए, तो एक प्लांट से दूसरा प्लांट इस दुनिया में आ पाए, है ना। क्योंकि प्लांट में ऐसा ही होता है, बीज नीचे गिरते हैं और फिर दूसरे प्लांट उग जाते हैं। आपने देखा होगा बेर के पेड़ के नीचे संभवतः बहुत सारे बेर के पेड़ हो सकते हैं आसपास, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें से जो बीज है, वो जब जमीन पे पड़ेंगे तो फिर एक नया पौधा बन जाएगा, है ना। तो कपास भी चाहता है कि भाई उसकी भी जनरेशन आगे बढ़े, है ना। तो वो अपने बीज को प्रोटेक्शन देता है, तो वो जो प्रोटेक्शन होती है वही होती है कपास, ठीक है। और हम लोग उसको यूज करते हैं, और प्लांट में उसका ये उपयोग है, और हमारा उपयोग है सर्जिकल ड्रेसिंग करना उससे। इसका बायोलॉजिकल सोर्स हमने देखा, है ना, एपिडर्मल ट्राइकोम्स ऑफ कॉटन सीड। जियोग्राफिकल सोर्स मतलब होता है कपास कहाँ पाया जाता है। सबसे ज्यादा कपास भारत और यूनाइटेड स्टेट्स में होता है ना। और भी देशों में होता है, इजिप्ट कंट्रीज में होता है ना। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका और भारत में होता है, ठीक है। और इसका ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन क्या है? ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन मतलब होता है इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये दिखता कैसे है ना। तो कपास तो वैसे फाइबर का बंच होता है ना। कपास में बहुत सारे फाइबर होते हैं जो आपस में उलझे रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो एक धागा होता है, उसकी लंबाई कम से कम 2 से 5 सेंटीमीटर तक रहती है, ठीक है। और ये व्हाइट कलर का होता है, इसको ब्लीचिंग से बनाया जाता है। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? इसकी ब्लीचिंग की जाती है। ब्लीचिंग करने से क्या होता है? प्लांट सोर्स से हमें जो फाइबर मिला है, वो फाइबर की यदि हम ब्लीचिंग करेंगे, तो उसमें से माइक्रोब्स सारे इरेडिकेट हो जाएंगे, है ना। तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कपास की ब्लीचिंग की जाती है, और ब्लीचिंग के थ्रू कपास को तैयार किया जाता है, ठीक है। और
ये टेस्टलेस होता है। कपास आपने देखा होगा जब आप लोग दिया बत्ती करते हो ना, दिया लगाते हो तो रुई से हाथ में ऐसे ऐसे फोल्ड करके नहीं बनाते हो बत्ती, अभी दीपावली पे बनाओगे, तो वो जो कपास की बत्ती बनती है ना, तो आपने देखना कपास जो होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, कोमल होता है, स्पंजी होता है, प्लफी होता है वो, है ना। आप उसको दबाओगे तो वो दब जाएगा। आपने कॉटन की तकिया भी देखी होगी, है ना, गद्दे बनते हैं कॉटन के, है ना। तो कॉटन के बहुत सारे उपयोग है, ठीक है। कॉटन के आपके रजाइयां बनती हैं, गद्दे बनते हैं, तकिया बनती है ना। तो जो कॉटन है वो बहुत ज्यादा फ्लफी होता है, ठीक है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। टेस्टलेस होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता, है ना, और इसमें कोई कलर भी नहीं होता, कलर मतलब वाइट कलर, ठीक है। तो व्हाइट कलर का होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डर मतलब खुशबू, तो इसमें से खुशबू भी नहीं आती है। अब इसका जीनस क्या है, तो गॉस्पियम इसका जीनस है और इसकी फैमिली है मालवेसिया, ठीक है। मालवेसिया फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। और जीनस है इसका गॉस्पियम। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। अब ये चूंकि प्लांट सोर्स से हमें मिलता है, तो प्लांट में तो सेल्यूलोज सबसे ज्यादा होता है, तो कॉटन में सेल्यूलोज का परसेंट सबसे ज्यादा होता है, 90%। और इसमें मॉइस्चर होता है 7 to 8%, और इसमें फैट और वैक्स भी होते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में होते हैं, और कुछ हद तक इसमें आपका मॉइस्चर भी होता है 7 to 8%। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम इसका केमिकल टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि भाई ये कॉटन ही है या नहीं, है ना। किसी फैक्ट्री में यदि जैसे सर्जिकल कॉटन तैयार करना है और उन्होंने ऑर्डर किया और कहीं से कच्चा माल मंगाया, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है ना कि ये कॉटन ही है कि नहीं। तो कॉटन के फाइबर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन में डिप करते हैं और उसको थोड़ी देर तक रहने देते हैं, और यदि उसमें वायलेट कलर आ जाता है, ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि वो कॉटन ही है ना। दूसरा टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है उसमें कॉटन घुलता नहीं है, ये उसकी विशेषता रहती है ना। ये सब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जिससे ड्रग का इवैल्यूएशन किया जाता है, ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि ये ड्रग ओरिजिनल है या नहीं, इसमें कहीं कोई मिलावट या कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं है। तो इसके लिए हम क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट करते हैं। तो इसमें आपको कॉटन को हम यदि डिसॉल्व करके देखते हैं जिंक क्लोराइड सॉल्यूशन में, तो वो डिसॉल्व नहीं होता, तो इससे हम पता लगाएंगे कि भाई वो हमारा एक्चुअल कॉटन है। तो हमने यहाँ कॉटन का आइडेंटिफिकेशन भी देख लिया। अब हम इसके यूजेस देखते हैं, है ना। पहला तो है बेटा इसका यूज टू मेक गज, जो गैजेस आते हैं ना, जिसको हम पट्टी बोलते हैं हिंदी में, है ना, पट्टी। व्हाइट कलर की आपने देखी होगी, राउंड राउंड शेप में उसका जो रोल आता है पट्टी का, है ना, तो उसी को हम बोलते हैं गज। तो ये गज बनाने में इसका यूज होता है, गेज भी बोलते हैं इसको, है ना, पट्टी। दूसरा इसका यूज होता है लिगेचर और सुचर बनाने में, मतलब धागे बनाने में जिससे सिलाई की जाती है। जैसे किसी को कहीं कोई लंबा चौड़ा कट लग गया है ना, तो उसको सिलना बहुत जरूरी रहता है। यदि सिलेंगे नहीं तो वहां इन्फेक्शन हो जाएगा, तो सिलने के लिए जो धागा यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सुचर और लिगेचर, है ना। तो वो धागे बनते हैं कॉटन से। फिल्ट्रेशन मीडिया की तरह यूज होता है। फिल्ट्रेशन मतलब होता है छानना। आप कॉटन की हेल्प से किसी चीज को छान भी सकते हो, है ना। जैसे आपने एक एक आपने कंटेनर लिया, कंटेनर के ऊपर आपने कॉटन की एक ऐसी लाइनिंग बिछा दी और ऊपर से आप कुछ डालोगे तो नीचे छन जाएगा वो। तो आप इसको फिल्टरिंग मीडिया की तरह भी यूज कर सकते हो कॉटन को। और आप इससे किसी भी चीज को इंसुलेट भी कर सकते हो। इंसुलेशन मतलब क्या होता है, जैसे आपने, जैसे ये वायर है ना, ये केबल आपको दिख रही है, ये तार पे यदि इंसुलेशन नहीं होगा तो इस तार को यदि कोई छू ले तो उसको करंट लग जाएगा, है ना। पर यदि इस तार पे हमने इंसुलेशन कर दिया तो अब इसको कोई छुएगा तो करंट लगेगा क्या, नहीं लगेगा, है ना। ऐसे ही क्या है, फोड़े को इंसुलेट करने के लिए, वुंड पे कवरिंग बनाने के लिए हम वहां पर कॉटन रख देते हैं। तो कॉटन यदि वुंड पे आ जाएगा तो फिर वो डायरेक्ट किसी भी चीज के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो इंसुलेटिंग एजेंट की तरह भी ये यूज होता है प्रोटेक्शन पर्पज से। सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने में यूज होता है। फोड़े की साफ सफाई में यूज होता है। फोड़े से हमें पस साफ करना है, म्यूकस साफ करना है। कोई फोड़ा है, फोड़े के ऊपर जैसे पस बन रहा है, उसमें यदि कुछ लगा हुआ है, मिट्टी विट्टी लग गई है ना, तो उसको साफ करने के लिए म्यूकस मतलब लसलसा सा एक पदार्थ होता है, तो उसकी सफाई के लिए, ये सबकी सफाई के लिए हम कॉटन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने सर्जिकल ड्रेसिंग डिस्कस किया, और एक
इम्पोर्टेंट इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें आपको किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। कोई डाउट है किसी को? हम्म। सानिया, कुछ पूछना है आपको बेटा? है ना? तनु। अच्छा, 1 मिनट है ना? ठीक है बेटा, है ना? अभी मैं लिंक शेयर करूंगा, तो आप लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है? हैव अ नाइस डे।